बाबा क्या है ये सब? आप ऐसे क्यों आ गए वहां से? बाबा, उस बदतमीज इंसान ने जबरदस्ती मेरे साथ निकाह पढ़वाया और आप बिना कुछ कहे वहां से चले आए। और आपको कैसे पता चला कि मैं उधर हूँ? वो सवाल पर सवाल दागती गई। रिलैक्स हो जाओ बेटा, इधर आराम से बैठो, कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। क्यों परेशान होती है मेरी प्रिंसेस? बस आपने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी अभी, ओके? पर क्यों बाबा? बाबा की जान, मैं सब हैंडल कर लूंगा ना। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हसन शाह अपने अंदर का इंतशार छुपाते हुरिया को रिलैक्स करने में लगे थे। जाओ आराम करो अब, आप अपने रूम में जाओ, मैं वकील से बात करता हूँ। ओके? ओके बाबा, मगर जल्दी निपटाएं ये सब, वरना मैं जान से मार दूंगी उस जाहिल को। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी ही बीवी मेरे साथ ये सब कर गई। खुद तो चली गई और मुझे इस मुसीबत में डाल गई। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था निशात। अगर मुझे तुम्हारे इस कदम के बारे में उसी वक्त पता चल जाता तो इस सब का तो मैं अगर मुझे तुम्हारे इस कदम के बारे में उसी वक्त पता चल जाता ना इस सब का, तो मैं उस कमीने को तभी जान से मार देता। ये तुमने अच्छा नहीं किया ज़ारून शाह, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी बेटी को इस सब में नहीं घसीटना चाहिए था तुम्हें। हसन शाह मुसलसल चक्कर काटते हुए माजी में डूबे हुए थे। वो जो बरसों पहले सब कुछ खत्म कर चुके थे, वो बात फिर से खुल चुका था। वो अपने कमरे में लेटी हुई इसी सब को सोचे जा रही थी। कैसे लम्हों में सब बदल गया। वो शदीद ज़हनी इंतशार का शिकार थी उस वक्त जब भी फ़ोन की बेल ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। साइम का फ़ोन साइम का फ़ोन उस वक्त उसे और परेशानी में मुब्तला कर गया। बादल नखास्ता उसने कॉल रिसीव की। हेलो साइम। हाँ हेलो हुरिया, किधर हो यार? मैं दोपहर से कॉल्स कर रहा हूँ। तबीयत तो ठीक है ना? आवाज़ क्यों इतनी स्लो है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ साइम, बस आज मार्केट चली गई दोपहर में, अब सर दर्द है। तुम सुनाओ, दिन कैसा गुजरा और मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? सब ठीक रहा और एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। वो क्या? वो बेसब्री से बोली। साइम से बात करना उसे हमेशा ही फ्रेश कर देता था। वो तो कल ही पता चलेगा। आज रात की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ, फिर कल शाम तुम्हारी तरफ आएंगे हम। साइम नॉट फेयर, अब मुझे नींद नहीं आएगी, बता दो ना। वो मुंह बिसोर कर बोली। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम हर वक्त मेरे बारे में सोचो। वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। तो हुरिया होश की दुनिया में वापस आई। ये जो वापस जा रही है, ये ज़ारून शाह की मनकूहा, इसकी इज्जत है, उसकी इज्जत है। उसका सरसराता हुआ लहजा उसके कानों में गूंजा। ओके साइम, सुबह बात होती है। वो एकदम कॉल काट गई। साइम का उसी टाइम मैसेज आया। क्या हुआ, नाराज हो गई हो? मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या? वो मैसेज पढ़ते मुस्कुराई। कितनी फिक्र रहती थी उसे हुरिया की। वो उसकी ज़रा सी बेरुखी भी बर्दाश्त नहीं करता था। हुरिया की ज़रा सी नाराज़गी उसे बेचैन कर देती थी। एक एक वो न जाने कौन सी ढीठ मिट्टी का बना था, जाहिल आदमी, जिस पर जिसने उसके जिस पर उसके चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। क्या मुझे साइम से डिस्कस करना चाहिए? मगर बाबा ने अभी मना किया है। उसने मोबाइल उठाया। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, कल होती है मुलाकात फिर। एक स्माइली वाले इमोजी के साथ उसने मैसेज करके मोबाइल साइड पर रखा। सर दर्द से फटने को था। जो भी आज हुआ वो इतनी आसानी से जहन से झटक देने वाली बात ना थी, उसकी सारी जिंदगी का मामला था। मुल्क की सबसे बड़ी साइकेट्रिस्ट को हायर किया गया था। दूसरे इलाज के साथ साथ उसकी काउंसलिंग भी हो रही थी। वो बहुत मुश्किल से सेशन करवाती थी, वो भी जब दलीप सर के बुलाने की धमकी देती तब। वो जितनी कोशिश कर रहा था वो इतना ही बिगड़ रही थी। मसला ये था कि वो खुद अभी उसके सामने जा नहीं सकता था। उसके खौफ के पेश नज़र सारा लेडी स्टाफ ही उसे हैंडल कर रहा था। वह बहुत बेहतर थी मगर मेंटली तौर पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी, क्योंकि वो कॉपरेट नहीं कर रही थी। मीर शाह को डेली बेसिस पर उसकी रिपोर्ट दी जा रही थी। वो जानता था ये बहुत सब्र आजमा काम है, इसीलिए वो बहुत तहम्मुल से काम ले रहा था। हालांकि ये उसकी नेचर के खिलाफ था, मगर दिल के हाथों मजबूर था। वो ठीक होना ही नहीं चाहती थी और मीर शाह के लिए सब्र करना मजीद मुश्किल होता जा रहा था। कई बार वो रातों को छुपकर उसे देखने को अपने ही अपार्टमेंट में चोरों की तरह जाता। बहुत इंतज़ार करवा रही हैं आप, मेरी शिद्दतें बढ़ती जा रही हैं और आपकी नन्ही सी जान कैसे सह पाएगी मेरी इन जुनून खेजियों को? जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक खुद को आपसे दूर नहीं रख पाऊंगा। वो सुलगते हुए लहजे में अपने जज्बात उस बेखबर पर आया कर रहा था, जो खुद तो गहरी नींद में डूबी हुई थी मगर मीर शाह को जगाए हुए थी।
मीर की नज़रों की तपिश थी शायद कि वो नींद में भी कसमस आई और मुंह के टेढ़े मेढ़े जाविये बनाती करवट बदल गई, जैसे उसे मीर शाह का खुद को यूं मुसलसल देखे जाना कुछ खास पसंद ना आया हो। मीर के लिए खुद पर जब्त करना मुहाल था। इससे पहले कि उसे अपने बेकाबू होते दिल और सरकश जज्बात पर बंद बांधना मुश्किल हो जाता, वो वहां से निकल गया। क्या जादू कर दिया है तुमने मेरे भाई पर? इरहा यार, वो तो बुरी तरह फिदा हो चुके हैं तुम पर। मैं तो कोई जादू नहीं करती, तुम्हें जादूगरनी लगती हूँ क्या मैं? इरहा ने तीखे लहजे में कहा। बिल्कुल। कोई शक? जुबैर ने अंदर आते लुकमा दिया। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो कंफ्यूज हुई। चलो तुम बैठो, मैं खाने को कुछ लाती हूँ। रुमैसा उठकर जाने लगी तो इरहा ने बेख्तियार उसका बाजू थाम कर रोका। मेरा भाई बहुत शरीफ है, खा नहीं जाएगा तुम्हें, फिक्र मत करो। हाँ, वो अलग बात है कि तुमने मजनू बना दिया है। रुमैसा ने उसे छेड़ा। कैसी हो? जुबैर ने उसके आगे उंगली चटकाते उसके नर्वस से रूप को आंखों में उतारते मुस्कुरा कर पूछा। जी ठीक, इरहा बमुश्किल बोल पाई। मेरा नहीं पूछोगी? जुबैर ने शिकवा किया। ठीक लग रहे हैं आप, वो मध्यम सा बोली। मगर मैं ठीक नहीं हुए रहा, अब तुम्हारे बगैर गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। मैं जल्द अज जल्द तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, वो आंच देते लहजे में गोया हुआ। आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं उठकर चली जाऊंगी, उसने अपनी तरफ से धमकी दी। मैं सीरियस हूँ यार, अब बस जल्दी से मेरी हो जाओ, हमेशा के लिए। जुबैर की बेबाक बातें उसका दिल दहला रही थी। वो रु- मैं मैं रुमैसा को देख कर आती हूँ, कहते साथ ही वो भागी थी वहाँ से, जबकि उसे अपने पीछे जुबैर का एक जानदार कहकहा सुनाई दिया। उष्णा की कंडीशन अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी, मगर वो वैसे ही गुमसुम रहती, ना हंसती ना बोलती। कोई जज्बा, कोई तासुर उसके चेहरे पर ना उभरता, सिवाय डर और खौफ के। मीर ने अभी तक अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था, मगर फिर भी तकरीबन सभी उसकी आंखों के झलकते जज्बों की लपक महसूस कर चुके थे। सर, अब क्या प्लान है आगे? फारूक ने पूछा, क्योंकि 2 महीनों से दोनों तरफ से खामोशी थी। मीर शाह ने भी उन्हें छेड़ा नहीं था, क्योंकि वो उष्णा की तरफ से काफ़ी डिस्टर्ब था। अब जबकि वो काफ़ी बेहतर थी तो वो अब हरगिज़ भी इंतज़ार नहीं करने वाला था। वो जानता था कि उसका डर जाते जाते ही जाएगा, और उस पर वो कोई दबाव नहीं डाल रहा था जिससे उसकी जहनी हालत बिगड़े। वो उसे नॉर्मल होने के लिए टाइम दे रहा था। सर, फारूक ने दोबारा मुखातिब किया तो वो उष्णा के ख्यालों से निकला। बस एक ज़रूरी काम निपटा लूँ, फिर करते हैं दुश्मन से दो दो हाथ। वो फैसला कर चुका था उष्णा को अपनी ज़िंदगी में लाने का। अब मज़ीद वेट नहीं कर सकता था वो। उष्णा को हवेली छोड़कर शेर खान को धूल चटाने वाला था अब वो। मीर, तू श्योर है ना अपनी फीलिंग्स को लेकर? एहान ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए पूछा। क्यों, तुझे कोई शक है? मीर शाह ने आईब्रो उचकाए। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा मुंडा भी फाइनली किसी की जुल्फ़ों का असीर हो गया। एहान ने उसे छेड़ा। वो जानता था मीर एक बार जो फैसला ले लेता है फिर पीछे हटना नामुमकिन था। बकवास मत कर, वो झुंझलाया था। ओहो, बच्चा शर्मा रहा है। एहान ने उसे उसी तरह तंग किया, क्योंकि उसे तंग करना उसे मज़ा दे रहा था। मैं क्यों शर्माऊंगा? और तू ये टीनेजर्स की तरह चिढ़ाना बंद कर मुझे। ओह, टीनेजर से याद आया, भाभी तो तुझसे एज में बहुत कम है ना? हाँ तो ये कि तुझे क्या सूझी बुढ़ापे में शादी करने की? अपने बारे में क्या ख्याल है? मीर ने तरकी बतरकी जवाब दिया तो एक पल के लिए एहान के चेहरे पर साया सा लहराया। मुस्कुराहट एकदम सिमटी। फिर बमुश्किल खुद को संभालते उसने मीर का ध्यान बटाने के लिए वापस उष्णा वाला टॉपिक छेड़ा। मीर ने सब जानते हुए भी चुप साध ली। मीर, तूने भाभी को इन्फॉर्म किया अपनी फीलिंग्स के बारे में या निकाह के बारे में? नहीं इन्फॉर्म किया। ख्वाब में जाकर करूं? मीर ने जले दिल के फफूले फोड़े। नहीं, जब रातों को छुप कर जाते हो तब कर देना। एहान ने उसकी चोरी पकड़ी। वो मेरा अपार्टमेंट है, काम के सिलसिले में जाता हूँ, और तू क्या मुझ पर नज़र रखता है? क्या सारे काम खत्म हो गए हैं तेरे पास जो मेरी मुखबरियाँ करता फिर रहा है? मीर ने उल्टा उसे लताड़ा। ओ भाई, मैं एक इंतहाई मेहनती और ज़िम्मेदार एसी हूँ जो तमाम दिन फील्ड में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को विजिट करता है। किसी रूह की तरह कभी यहाँ तो कभी वहाँ भटकता हूँ। आपके बारे में तो बस उड़ती उड़ती सुनी थी। उसने आंख विंक की। मोहतरमा तो देखते ही यूं चिल्लाने लगती हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। मीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो यार, उन्हें प्यार से डील करना, उन्हें बता दे सब कुछ। ऐसे कब तक चलेगा? उरूसा चची को तुम जानते ही हो। फिर वो सो रही थी जब वो दबे पांव अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। अंदलीप को उसने छुट्टी दे दी थी, नर्स को भी भेज दिया था। दोपहर को
दोपहर को ही उसने वो सारे जहान की मासूमियत समोई जाने किस देश की सैर को निकली हुई थी। उसका उभरा हुआ तिल मीर को बुरी तरह डिस्टर्ब कर रहा था। वो भारी बोझल कदम उठाता आगे बढ़ा, घुटना मोड़े आहिस्ता से उसके बिल्कुल बेड पर करीब आन बैठा। कितनी ही देर वो आंखों को ठंडक पहुंचाता रहा। जब तलब और बढ़ी तो आहिस्ता से शहादत की उंगली पर उसके तिल को छुआ, फिर हल्का सा उंगली से रब किया तो उष्णा ने पट से आंखें खोली। वो फिर भी पीछे ना हुआ, जबकि वो खौफ से लट्ठे की मानित सफेद पड़ने लगी। मीर शाह को अपने इतने करीब झुका देख उसका सांस सीने में अटका। वो शोर भी ना मचा सकी, क्योंकि वो शायद उसका इरादा जानता था। इसलिए उसके हवास बहाल होने से पहले भारी हाथ उसके होंठों पर जमा गया। आंखें सहमी हुई हिरनी की मानित लग रही थी। वो झटपटाती रही मगर नाकाम रही। डोंट पैनिक, उसने बोझल गंभीर आवाज में कहा। उष्णा का वजूद कांपने लगा था अब, मगर वो खुद पर झुके उस देव से खुद को दूर करने में हलकान हो रही थी। उसकी गैर होती हालत के पेश नज़र मीर शाह खुद ही सीधा होकर बैठा। हाथ हटा रहा हूँ मगर आवाज ना आए, उसने वार्न किया। उष्णा गहरे गहरे सांस भरती अपनी सांस बहाल करने की कोशिश में थी, जब ही अचानक वो दोबारा दोनों हाथ बेड पर रखता उसकी तरफ झुका। उष्णा को लगा वो मर जाएगी। मीर शाह के वजूद से उठती कैलून की खुशबू, उसकी पर्सनालिटी, उसकी घोर आंखों से झलकती लपक उसे होला रही थी। वो जोर से आंखें मीचे हुए थी, जैसे आंखें खोलेगी तो वो गायब हो जाएगा। शादी करेंगी मुझसे? मीर शाह ने जज्बे लुटाती नजरों से उसे निहारते हुए उसके कान में सरगोशी की। एक पल के लिए वो साकित रह गई। वो यकटुक मीर की आंखों में देखे गई। ये तासुर उसने आज तक किसी मर्द की नज़रों में अपने लिए नहीं देखा था, मगर सामने वाले से नज़रें मिलाना भी कहाँ आसान था। जल्द ही नज़रें झुका गई। उसकी कुर्बत उष्णा को घायल कर रही थी। वो बेबसी से फूट फूट कर रो दी। वो जब्त किए रहा, उसने उसे रोने दिया। उष्णा ने उसे खुद से दूर करने के लिए अपने कांपते हुए हाथ उसके सीने पर रखकर उसे परे हटाने की कोशिश की, मगर वो फौलाद को 1 इंच भी अपनी तरफ से हटा ना सकी, अपनी जगह से हिला नहीं सकी। डोंट क्राई, इट हर्ट्स, वो मध्यम सा बोला। हर बात भुला दो, हर खौफ को दिल से निकाल दो। बस इतना याद रखो कि मीर शाह आपको कभी हर्ट नहीं करेगा। आप तक आने वाली हर मुसीबत, हर परेशानी को मीर शाह से टकराना होगा। मैं आपको सबसे छुपा कर अपने दिल में रखूंगा। आपकी तरफ उठने वाली हर गलीज नज़र, बुरे इरादे से आपकी तरफ बढ़ने वाले हर कदम, और जो भी आपको ज़रा सी तकलीफ देने की कोशिश भी करे, मैं सफ़ाई हस्ती से मिटा दूंगा उसे। मैं अपने साथ आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां हर निगाह में आपके लिए एहतराम और तकद्दुस होगा। मोहब्बत और खलूस से गुंदी दुनिया में चलेंगी आप मेरे साथ। वो शानदार सा मर्द उस पर पूरी तरह छाया हुआ था। धीरे धीरे वो अपने लफ्ज़ों से उसके कानों में अमृत घोल रहा था। उसकी गर्म सांसों की तपिश उसे पिघला रही थी। वो कोई साहिर था जो उसे हर चीज से बेगाना कर रहा था। उष्णा, उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर मीर ने उसे पुकारा। उसकी आवाज़ में इतनी बेकरारी थी कि वो जो इन सब बातों से यकसर नाबलद थी। उसका दिल भी बेख्तियार धड़का। दिल उसकी तड़प देखकर उसके जज्बे पर ईमान लाने ही वाला था कि जहन के पर्दे पर एक दिल खराश मंजर उभरा। हाथ कैसे लगाया तूने उसे? वो वहशी हलक के बल चिल्ला रहा था और सामने ज़मीन पर पड़े वजूद को मुसलसल लोहे की सलाख से ज़रबें लगा रहा था। कान खोल कर सुन लो सब के सब, अगर किसी ने इसकी तरफ आंख भी उठाई तो गरम सलाई से उसकी आंखें फोड़ दूंगा। कान खोल कर सुन लो सब के सब, ये सिर्फ मेरे लिए बनी है, और बहुत जल्द जब ये 18 की हो जाएगी, इसका जोबन अपने पाए अरूज को जब पहुंचेगा तो मेरी हो जाएगी। ये मुझे बहलाएगी अपने हुस्न से, मुझे खुश करेगी मेरी खिलवत में। जबकि वो 14 साला मासूम दूर खड़ी थर थर कांप रही थी। उसे जिंदगी में इतना खौफ कभी नहीं किसी से महसूस हुआ जितना सामने खड़े उस आदमी से हो रहा था। वो हाँफता हुआ अब उसकी तरफ बढ़ा। छोड़ो मुझे, जाने दो, क्यों लाए हो मुझे, या क्यों लाए हो यहाँ? वो नन्ही सी गुड़िया उस वहशी की गिरफ्त में मचली थी। जानना चाहती है कि किस लिए लाया हूँ तुम्हें यहाँ? आओ तुम्हें बताऊं, बल्कि तुम्हें दिखाता हूँ। इस तरह तुम जल्दी अपना काम सीख जाओगी। बस डरना नहीं और बिल्कुल भी शोर नहीं करना। वो उसे ज़बरदस्ती पकड़े एक कमरे में लाया, फिर एक लड़की को वहाँ लाया गया।
वो भी उसकी तरह गिड़गिड़ा रही थी, रहम की भीख मांग रही थी। मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो उम्र में उससे बड़ी थी, लेकिन उसकी तरह वो भी मजबूर और बेबस थी। वो रोती रही, मगर वो कान बंद किए हराम मशरूब अंदर उंडेलता रहा। और फिर वहाँ दरिंदगी का वो खेल शुरू हुआ कि वो मासूम रोते, चीखते, चिल्लाते, आंखों पर हाथ रखे बाहर को भागी, मगर दरवाज़ा बंद था। उस लड़की की चीखें किसी का भी दिल दहला सकती थी, मगर वो दरिंदा नहीं रुका। आंखें खोलो मेरी रानी, देखोगी नहीं तो सीखोगी कैसे, और अगर सीखोगी नहीं तो मुझे खुश कैसे करोगी। वो जबरदस्ती उसे वो सब देखने पर मजबूर कर रहे थे। वहां दो और मर्द दाखिल हुए। वो सब बेहंगम कह कहे लगाते उस लड़की को नोच रहे थे। जब उष्णा में मजीद सकत ना रही देखने सुनने की, तो वो होशो हवास से बेगाना होती फर्श पर जा गिरी। उस दिन पहली बार उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। फिर जब वो बहुत ज़्यादा शोर करती तो उसे ज़बरदस्ती ड्रग्स दी जाने लगी। इतनी सी उम्र में ही अपनी उम्र से बहुत बड़ी हो गई थी वो। गुजरे सालों में वो अनगिनत बार इंसानियत का जनाजा निकलते देख चुकी थी। ड्रग्स की वो इस कदर आदी हो चुकी थी कि ज़रा सी देर हो जाती तो उसकी हालत ख़राब होने लगती। आहिस्ता आहिस्ता वो जहनी तौर पर मफलूज हो रही थी, मगर वहाँ जहन या रूह की किसे परवाह थी, वहाँ तो जिस्म मतलूब था। वो वहशी दरिंदा किसी काम से मुल्क के बाहर गया हुआ था, मगर उष्णा को वो इस्लामाबाद अपने खुफिया अड्डे पर छोड़ गया था, क्योंकि कराची से उसे खतरा था अपने क्योंकि कराची में उसे खतरा था अपने पीछे। मगर वो सोच भी नहीं सकता था कि ये बहुत जल्द उसे कितना महंगा पड़ने वाला था। 2-3 दिन से वो मुसलसल मौका तलाश कर रही थी। फिर एक दिन उसे मौका मिल ही गया। उसने इज्जत बचाने के लिए अपनी नस काट ली थी। वो ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि बहुत जल्द उसे वो सब करना पड़ेगा जो वो 4 साल से देखती आ रही थी। मर्द औरत के मुकद्दस रिश्ते को इस कदर शर्मनाक और वहशतनाक दिखाया गया था कि वो मीर को अपने करीब देखकर फिर उसी ट्रॉमा में वापस चली गई। आंखें बंद किए वो चीखे जा रही थी, छोड़ो मुझे, दूर हो जाओ मुझसे, पीछे हट जाओ, चले जाओ, वो सबको मार देगा, वो आ जाएगा। उष्णा, होश में आओ, देखो कोई नहीं है, आंखें खोलो। मगर वो निढाल सी फिर से होश गंवा बैठी। मीर शाह की गिरफ्त बेड की चादर पर बढ़ती चली गई। कुछ देर पहले जिन आंखों में जज्बों का एक जहान आबाद था, आँख उसकी फिर से मुंतशिर होती हालत देख वही आंखें जलते अंगारों की मानिंद लाल हुई। बहुत बुरी मौत लिखवा ली है तूने शेर खान, बहुत बुरी मौत। रुमैसा, आई नीड अ फेवर, जुबैर उसके पास आते बोला। मैं इस वक्त तुम्हारी इरह से बात नहीं करवा सकती, इसका उसका सेल ऑफ है। उनके यहाँ अनमैरिड लड़कियों को रात 8 बजे के बाद मोबाइल यूज़ करने का परमिशन नहीं। रुमैसा ने पहले उसे ठेंगा दिखाया। अरे यार नहीं, मैं अपनी बर्थडे इरहा के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, बस तुम किसी तरह उसे परसों बुला लो। बहुत मुश्किल है, उनकी फैमिली इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो तुम्हारी ज़िद पर नोट्स का बहाना करके आई थी। नामुमकिन तो नहीं है ना यार, तुम किसी तरह बुलवा लो उसे प्लीज़। मैं उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, कुछ और जानना चाहता हूँ उसके बारे में। आखिर को हमें पूरी ज़िंदगी साथ गुजारनी है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस लास्ट टाइम हेल्प कर दो, फिर तंग नहीं करूँगा। वो मिन्नतों पर उतर आया था। बुला भी लूँ तो वो बाहर कहीं नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, और वैसे भी घर में ही सेलिब्रेट कर लेना यार, इरहा के लिए मुश्किल हो जाएगा। तुम बस उसको घर का कहकर ही मना लो, बाकी मैं संभाल लूँगा, और मैं पूरा ध्यान रखूँगा यार, वो मेरी भी तो इज्जत है ना। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट ये लास्ट टाइम है। ओके डन। ज़ुबैर उसका खालाजाद कज़न था जो कि कनाडा में अपने वालिदैन के साथ मुकीम था। वो यहाँ एवं घूमने फिरने आया। जब एक दिन वो रुमैसा को कॉलेज से लेने गया तो रुमैसा के साथ इरहा को देखकर उस पर फरेफ्ता हो गया। फिर वो रुमैसा के ज़रिए अपने दिल का हाल इरहा तक पहुँचाता। चढ़ती जवानी थी और चाहे जाने का एहसास इरहा को जाने क्यों सरशारी सी देने लगा। रुमैसा कई बार इरहा को बहाने बहाने से घर बुला लेती। इस दौरान इरहा और ज़ुबैर के दरमियान काफ़ी बातचीत रही। बहुत ही कम अरसे में ज़ुबैर की बातों और मोहब्बत ने इरहा को अपना दीवाना बना लिया था।